हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के 11th पोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक बेसिक चैप्टर है ये केमिस्ट्री का, पूरी केमिस्ट्री का ही एक बेसिक चैप्टर है ये। 11th क्लास का तो बेसिक है ही। देखें, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर जैसा हम नाम से पता चल रहा है, इसमें हम एटम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि एटम एक बेसिक यूनिट है, इसलिए इसको हमें बहुत स्टार्टिंग से, बहुत बेसिक से देखना है। सबसे पहले हम बात करें सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स। वैसे एटम क्या होता है, अगर हम डाल्टन के अकॉर्डिंग देखें तो एटम इज इनडिवाइजेबल यूनिट, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। किसी भी मैटर की एक स्मॉलेस्ट यूनिट एटम। लेकिन इस एटम के अंदर भी कुछ और पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। 3 मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और वो हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है, इसको कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया गया। इलेक्ट्रॉन ई से इसको डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। चार्ज इसके ऊपर माइनस में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और मास जो होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। इसके बाद एनोड की बात, इसमें प्रोटॉन की बात करते हैं। एनोड या प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन जिसको स्मॉल पी से भी डिनोट करते हैं, और इसको एनोड रेज से डिस्कवर किया गया, एनोड रेज से। और इसका जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, बट अपोजिट साइन में, यानी पॉजिटिव में। मास जो होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, प्रोटॉन का इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है ये, इनको हम ये जो डिस्कवरी हुई थी वो अल्फा पार्टिकल्स का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था बोरोन बेरिलियम के थिन शीट पर, वहां से इसको डिस्कवर किया गया न्यूट्रॉन को। और इस पर न्यूट्रल चार्ज होता है, यानी कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल। इसका जो मास होता है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के इक्वल होता है ये मास। ठीक है, तो ये तो थे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट अब देखते हैं इसमें कि एटॉमिक मॉडल्स, कि कैसे एटम्स को, की स्ट्रक्चर को, जैसे मॉडल क्या होते हैं, मॉडल्स कि कोई भी स्ट्रक्चर अपने को बतानी है तो उसका एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ऐसा होता होगा एटम। तो सबसे पहले यहां पर थॉमसन ने एक मॉडल दिया। थॉमसन, जिसको पलम पुडिंग मॉडल कहते हैं। पलम पुडिंग एक स्वीट, एक मिठाई है, जैसे अपने यहाँ लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू जो होते हैं, उस तरह की एक मिठाई होती है पलम पुडिंग। तो इसके अंदर इसने बताया कि एटम जो होता है स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप में, इन विच पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। जैसे हम एक वाटरमेलन की बात करें, तरबूज की बात करें, उसके अंदर जो रेड वाला पार्ट होता है जो हम खाते हैं, ये तो हो गए एक तरह से प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन का स्फेयर है एटम। और उसमें जो तरबूज में जो बीज होते हैं, वाटरमेलन में जो बीज सीड्स होते हैं, उनको इस नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। उस तरह का एक मॉडल, प्राइमरी मॉडल था, बहुत इनिशियल स्टेज में था। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉडल आया, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, रदरफोर्ड का एक मॉडल। और रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फॉइल, बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल ली, बहुत ही थिन, और इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स जो है उसकी बॉम्बरिंग कराई गई। ठीक है, और अल्फा पार्टिकल्स जो इसमें गए गोल्ड फॉइल में, तो इसने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। क्या ऑब्जर्वेशन किए कि जैसे हम देखें, कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, ठीक है ना, कुछ डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ रेयरली ऐसे भी अल्फा पार्टिकल थे जो अपने जो पाथ था उस पर वापस 180 से आ गए। देखें, इनको ऐसा देखते हैं हम, क्या कंक्लूजन थे। सबसे पहले हमने कहा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ जो गोल्ड फॉइल के अनडिफ्लेक्टेड गए हैं, अनडिफ्लेक्टेड। और स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, स्मॉल फ्रैक्शंस जो डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, और बहुत ही कम जो पार्टिकल्स थे वो बाउंस बैक, वापस आ गए। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला,
रदरफोर्ड ने कंक्लूजन ये निकाला कि मैक्सिमम स्टेट चले गए, मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो वैकेंट होता है, खाली होता है, मैक्सिमम वैकेंट होता है। ये on the basis of Rutherford experiment, most of the space in an atom is empty. A center of atom is occupied by the nucleus in which positive charge is concentrated in a way in a very small volume. यानी जो जितना भी पॉजिटिव पार्ट था उस पूरे एटम का, वो न्यूक्लियस की फॉर्म में स्मॉल पार्ट्स में कंसंट्रेटेड था। वही रीजन था कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो वापस बाउंस बैक कर गए जब वो न्यूक्लियस से टकराए। इसके बाद द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस, यानी उस न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में होते हैं, जो मूव कर रहे होते हैं विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ, और उन सर्कुलर पाथ को इसने बोल दिया ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। ये तो इसने सबसे अच्छी बात क्या बताई न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी कि न्यूक्लियस मिडिल में होता है, इलेक्ट्रॉन्स उसके सराउंडिंग में मूव करते रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोलर सिस्टम होता है, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि अगर वो अट्रैक्शन फोर्स से जो मूव कर रहे हैं तो धीरे धीरे जो मूव करते जा रहे हैं तो एक दिन उनको न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए एटम्स को, क्योंकि वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन मूव करते जा रहे हैं, तो इससे तो एटम एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, एटम का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो यही ड्रॉबैक था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बाकी सब तो ठीक था, बस वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसके लिए उसके बाद हम देखें एक एटम की बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती हैं, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो न्यूक्लियस में होंगे, और मास नंबर जो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स जो होते हैं, आइसोटॉप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। जैसे कार्बन 6 12, यहां पर 5 नहीं है, 6 ही है, कार्बन 6 है और 14, यानी दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। आइसोबार वो होंगे जिनका मास नंबर डिफरेंट होगा, सॉरी मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। तो आइसोबार्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां जैसे कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, कार्बन का 6। कार्बन का एक आइसोटोप ले लेते हैं और नाइट्रोजन का नॉर्मल ले लेते हैं, तो नॉर्मली नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 और एटॉमिक मास 12। इसके बाद नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स भी बोलते हैं इनको शॉर्ट में। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनको फ्लो करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी ये वैक्यूम में भी मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अनलाइक साउंड वेव्स, जैसे साउंड वेव्स को तो क्या है इसकी जरूरत पड़ती है, मीडियम की जरूरत पड़ती है जो वैक्यूम में से नहीं पास हो सकते। अनलाइक साउंड वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर्ड मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। इसके अलावा हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टीज लाइक फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। जो लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी मूव करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इसी स्पीड से मूव करते हैं। और इसमें जो c है, जो यहां पर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, न्यू इंटू लेमडा यहां पर, और वेव नंबर जो होते हैं, वेव नंबर इसका एक फॉर्मूला है 1/λ, न्यू इनवर्स या 1/λ भी कह सकते हैं वेव नंबर। फॉर्मूला है, आगे यूज होगा क्वेश्चंस में। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन।
तो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन ये जो प्रोसेस है ये आप फिजिक्स में देखने को मिलेंगे आपको जब आप वेव ऑप्टिक्स देखेंगे। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन, और ऐसी प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में भी होती हैं। आप देखेंगे इसको फिजिक्स के अंदर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेल में आपके फिजिक्स में भी आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट सपोर्टिंग पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पार्टिकल नेचर की भी होती हैं और वेव नेचर की भी, ड्यूअल नेचर होता है इनका, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर को शो करने वाले एक्सपेरिमेंट कौन से हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और वेव नेचर को एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने वाले कौन से हैं? इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन। यानी ये इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन शो करते हैं जो वेव नेचर को बताता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन शो करते हैं जो इनकी पार्टिकल नेचर को बताता है। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और एक्सपेरिमेंट हैं। प्लैंक्स क्वांटम लो, प्लैंक का एक क्वांटम लो है और उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि एटम एंड मॉलिक्यूल could emit or absorb energy only in described quantity and not in continuous manner known as quantum। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी इमिट करते हैं, वो एक एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में होता है। एक एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, ठीक है ना। डिस्क्राइब क्वांटिटी, वो उसमें एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उसमें एनर्जी फिक्स होती है। उन पैकेट्स को, उन एनर्जी पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटम या फोटोन बोल देते हैं उनको, फोटोन या क्वांटम। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स एक अमाउंट में उसका रिपीटेशन होना। तो E इक्वल्स टू एच न्यू, और E क्या है? एनर्जी ऑफ क्वांटम। और एनर्जी ऑफ क्वांटम, इसी को हम फोटोन नाम दे देते हैं। फोटोन जो होते हैं एनर्जी के एक बंडल्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो प्लैंक के अकॉर्डिंग तो क्या होगा? क्वांटम लो की एनर्जी जो होती है वो एक एनर्जी के बंडल्स की फॉर्म में रिलीज होती है, इमिट होती है, जिसको फोटोन बोलते हैं, क्वांटम बोलते हैं। क्वांटम मतलब होता है एक स्मॉलेस्ट जो होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट। नेक्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम से ही पता चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, यानी लाइट की वजह से अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाए तो इसको कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन सर्टेन मेटल्स वर एक्सपोज्ड टू बीम ऑफ लाइट। यानी एक तरह से मेटल की प्रॉपर्टी होती है, जो जितना ज्यादा मेटेलिक नेचर शो करते हैं, जैसे बीम ऑफ लाइट उसके ऊपर आती है, एक्सपोज होती है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इमिट होते हैं। इसी को हम बोल देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखें इसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि जैसे हम कहें नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आयरन मेटल सरफेस एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट ऑफ बीम। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर एक्सपोज होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, यानी उसमें टाइम गैप नहीं होता, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन निकले, नो टाइम लैग। सेकंड क्या है? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट, यानी कि जितनी ज्यादा लाइट की ब्राइटनेस होगी, इंटेंसिटी होगी, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से इमिट होंगे, रिलीज होंगे, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि जो इंटेंसिटी होती है वो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करती है, उनकी एनर्जी को इंक्रीज नहीं करती। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं उनमें भी एक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, हालांकि वो एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इंटेंसिटी तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कराते हैं। तो एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और
अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो फिर वो जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। यानी कहने का मतलब क्या आया? कहने का मतलब ये निकला कि जो इमिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, न कि इंटेंसिटी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो है एच न्यू, यानी फोटोन की जो इमिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी, वो एनर्जी होती है जो फोटोन आ रहा है, मतलब जो फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है, उस फोटोन की एनर्जी दो में रिलीज हो जाती है, दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होता है एच न्यू नोट, यानी यह है थ्रेशोल्ड वैल्यू प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जितनी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसके बाद जो एनर्जी रह गई वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन ने जो दिया था, इसी पर आइंस्टीन को नोबेल प्राइज भी मिला है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। नेक्स्ट देखें इसके बाद में एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी अब हम स्पेक्ट्रम की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करने की, इमिट करने की, जहां एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी इमिशन आ जाता है वहां पर स्पेक्ट्रम भी आएगा। देखिए क्या कहते हैं इस स्पेक्ट्रम में, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has absorbed energy is called emission spectrum। तो emission spectrum में क्या होगा, जो emitted हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो जो भी स्पेक्ट्रम लाइन बनाएंगे उनको हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रम। जब कोई फोटोन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इमिशन स्पेक्ट्रम, या एनर्जी रिलीज करके जो इमिट होता है। दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वो कैसे होता है, वो फोटोग्राफिक जो नेगेटिव होता है उस पर इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा अपने को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो फोटोग्राफिक नेगेटिव के ऊपर जो होता है स्पेक्ट्रम, उसके जैसा आपको मिलेगा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम, जैसे स्पेक्ट्रम में लाइंस लाइंस नजर आएंगे, केवल लाइंस, तो लाइन के लिए एक फॉर्मूला है न्यू बार। ये जो न्यू बार जो होता है इसको हम बोल सकते हैं वेव नंबर। तो वेव नंबर इक्वल्स टू 109.109677, और ये ब्रैकेट में आ रहा है 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये n1 और n2 क्या है, जिस सेल में इमिशन या एब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सेल है। न्यू बार क्या है, वेव नंबर, और ये 109.677 ये जो है एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद हम देखें न्यू बार जो है ये क्या है, वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, अब इन लाइन के बेसिस पर हमने कुछ सीरीज बनाई हैं, जो n1 n2 जो था इसके बेसिस पर। ये जो 6 सीरीज हैं, जो ये 5 सीरीज हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड। एक और इसमें सीरीज होती है हम्फ्री, एक और इसमें सीरीज होती है हम्फ्री, वो सबसे लास्ट होती है। तो लाइमन सीरीज जो होता है इसमें n1 1 होता है, n2 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। यानी कि किसी भी लेवल से, किसी भी शेल से अगर ऊपर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, ऊपर से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आए, तो इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। जो भी स्पेक्ट्रम लाइन बनेंगी तो n1 तो होगा 1 और n2 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। और ये अल्ट्रावायलेट रीजन में स्पेक्ट्रम लाइन अपने को मिलेंगी। सेकंड इसके बाद में है बामर, और बामर जो होता है ये n1 होता है 2 और n2 जो होता है वो 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। किसी भी लेवल से जब सेकंड लेवल में आते हैं या सेकंड लेवल से किसी भी लेवल में जाते हैं तो जो स्पेक्ट्रम लाइन मिलेंगी वो मिलेंगी बामर, और ये विजिबल रीजन में मिलेगा। विजिबल रीजन में सिर्फ एक ही मिलता है, बामर। पास्चन, पास्चन में n1 होगा 3 थर्ड लेवल और n2 4 5 6 7 कोई भी हो सकता है, इंफ्रारेड रीजन में मिलेंगे। ब्रैकेट, ब्रैकेट में n की वैल्यू 4, फुंड में ब्रैकेट की वैल्यू 5। ये n1 के बाद जितने भी एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल है, वो n2 में आ जाएंगे, और ये लास्ट वाले तीनों के तीनों इंफ्रारेड में मिलेंगे।
और जो नेक्स्ट सीरीज होती है 6th सीरीज हम्फ्री में N1 6 होता है, N2 7 8 कुछ भी हो सकता है, और हम्फ्री भी जो होता है ये फार इंफ्रारेड में मिलेगा, फार इंफ्रारेड। इसके बाद नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पर आते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर साइंटिस्ट, और बोर एटॉमिक मॉडल उसने हाइड्रोजन के लिए ये एटॉमिक मॉडल दिया था, हाइड्रोजन के लिए, यानी ये इसने जो मॉडल दिया वो ऐसे एटॉमिक एटम्स के लिए दिया जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता हो। अब इसने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं इसके पोस्टुलेट्स जो है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड रेडियस एंड एनर्जी नोन एज ऑर्बिट। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट में, फिक्स रेडियस में मूव करते रहते हैं, ठीक है ना, मूव करते रहते हैं फिक्स ऑर्बिट में, और एनर्जी भी उनकी फिक्स होती है, ऑर्बिट उनको नाम दे दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। यहां पर रदरफोर्ड का जो फेल हुआ था कि एनर्जी चेंज होती रहेगी और वो न्यूक्लियस में जाके एग्जिस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां इसने कहा कि मूव करते रहते हैं, एनर्जी में चेंज नहीं होता, एक ऑर्बिट में जो एनर्जी है फिक्स होती है, उसी एनर्जी में वो मूव कर रहे होते हैं, यानी द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम। नेक्स्ट इसके बाद में, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट टू हायर स्टेट व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। यानी अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, अगर मान लो उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो अपने लेवल को चेंज कर लेगा और हायर लेवल में मूव करने लग जाएगा, ठीक है ना। और अगर हायर लेवल में चला गया फिर वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी स्टेशनरी फेज में आ जाएगा जिसमें वो मूव कर रहा था। तो एनर्जी में अगर कोई चेंज होता है तो वो मूवमेंट भी चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर स्टेट, अगर मान लो हायर से लोअर में आ रहा है तो वो उतनी ही एनर्जी रिलीज करके आएगा जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर में गया था। एब्जॉर्ब किया, हायर में गया, रिलीज किया, वापस उसमें आ गया, ठीक है ना। और ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब जो फिक्स एक अमाउंट के अंदर होगा वो, ठीक है ना, और वो अमाउंट फिक्स होंगे, और वो क्या होगा? MVR जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, NH/2π, NH/2π, N क्या है यहां पर? शेल नंबर, जिस एनर्जी लेवल में वो होगा। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब और इमिटेड, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट कर रहे हैं उसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसका फॉर्मूला होगा डेल्टा E/H, या E2 - E1/H। E2 जो है फाइनल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी, और H है प्लांक कांस्टेंट। और रेडियस की बात करें तो रेडियस आएगी 0.529 n² एंगस्ट्रॉम में, और 5 to 0.9 n² पिकोमीटर में। रेडिएशन ऑफ nth ऑर्बिटल, जो भी ऑर्बिटल की बात करेंगे, ये n²/z। एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो एनर्जी इसकी आती है -2.18 into 10⁻18 z²/n² जूल। ये तो आ जाएगी nth ऑर्बिटल की जूल में। और अगर यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर अपने को देखनी है तो -13.6 z²/n², वो आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 और जूल में 2.18 into 10⁻18। इसके बाद हम देखें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर या ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मेटल। ये ड्यूअल नेचर के लिए फॉर्मूला दिया डी ब्रोगली ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मैटर्स होते हैं उनकी ड्यूअल नेचर होती है, यानी वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वो वेव नेचर भी शो करते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स की बात की थी, याद है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कहा था फोटो इलेक्ट्रिक ये पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं, और हमने कहा था इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की वेव नेचर शो कर रहे हैं।
वैसे ही डी ब्रोगली ने कहा वो सभी जितने भी मूवेबल मोमेंट जो होते हैं, मूवेबल जो होते हैं, उन सब में ये नेचर होती हैं। और उसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, लेमडा इक्वल्स टू जेड अपॉन पी, सॉरी एच अपॉन पी। लेमडा वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट और पी है यहां पर मोमेंटम। पी है मोमेंट और मोमेंटम क्या होगा, एच अपॉन एम वी। ठीक है ना, पी मास इंटू वॉल्यूम, सॉरी मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम। इसके बाद एक और साइंटिस्ट, इसने फॉर्मूला दिया, इसने बताया हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी ये अनसर्टेन रहेंगी, ये इनकी एक्यूरेसी अनसर्टेनिटी में रहेंगे। यानी इसने बताया कि इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी, मोमेंटम या पोजीशन को एक साथ हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। या तो पोजीशन ही आइडेंटिफाई करेंगे या वेलोसिटी ही, दोनों एक साथ नहीं। और इसके लिए इसने एक फॉर्मूला दिया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स मोर और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। यहां डेल्टा एक्स है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और डेल्टा पी एक्स है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इन दोनों का मल्टीपल जो होता है एच अपॉन 4 पाई के इक्वल और ग्रेटर देन होगा। हाइजेनबर्ग जो होता है, इसका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये लगता तो सब जगह है लेकिन मैक्रोस्कोपिक जो होते हैं उनमें एप्लीकेबल नहीं हो पाता है, यानी ये ऑब्जर्व नहीं हो पाता। जैसे अगर हम एक बॉल की बात करते हैं, एक टेनिस बॉल या एक क्रिकेट बॉल की बात करें, उसमें ये ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा हो जाता है, वो मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है। फुटबॉल एक मैक्रोस्कोपिक में आ जाता है। फेलियर ऑफ बोर मॉडल। अब जो बोर मॉडल जिसकी हमने बात की थी, एनर्जी और जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी ये सब देखा था, उसमें फेलियर जो आया वो फेलियर कहां आया, इट इग्नोर ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यानी ये ड्यूअल बिहेवियर को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया और ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है इससे भी कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ गए इसके अंदर। तो यहां आके ये बोर मॉडल जो है ये फेल हो गया। इसके बाद जो लेटेस्ट मॉडल है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और क्वांटम इसमें ऑर्बिटल्स और क्वांटम नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। और यहां पर हम देखें, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स की बात करें तो 4 क्वांटम नंबर्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर, अच्छा क्वांटम नंबर्स क्या होती है पहले इनके बारे में देखें। क्वांटम नंबर इज ए एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एटम में इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इसी को हम नाम दे देते हैं क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट है इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है ये एटम की साइज को डिटरमाइन करता है, एनर्जी को डिटरमाइन करता है ऑर्बिटल्स की। जो ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी ऑर्बिट जो होते हैं, ऑर्बिट की एनर्जी को ये डिस्क्राइब करता है, ऑर्बिट की एनर्जी को। और इसको हम नंबर ऑफ शेल से भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ शेल। अगर हम ऑर्बिटल, अगर एक शेल में ऑर्बिटल की बात करें तो एक शेल में जो ऑर्बिटल होंगे वो n स्क्वायर होंगे, ठीक है। सेकेंड जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, और इसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, स्मॉल l। और ये क्या डिफाइन करता है, 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की 3 डायमेंशनल शेप को। और ये जो वैल्यूज होती हैं, अगर n है, अगर n की बात करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, तो यहां पर जो l की वैल्यू होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये होता है 0 to n minus l, सॉरी 0 to n minus 1, 0 to n माइनस, कैसे, जैसे यहां पर अगर l की वैल्यू, अब ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया n के रेस्पेक्ट में l की वैल्यू। जैसे n 5 है, n 5, तो l क्या होंगे, l होंगे 0 1 2 3 4, यहां तक होंगे।
यानी 0 to n-1 होंगे, और जितनी वैल्यू होंगी L की वो वैल्यू बताती हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है ना। जैसे अगर हम ये कहें सबसेल को बताएंगे L की वैल्यू 0 है, वो S सबसेल के लिए होती है, N की वैल्यू 1 P सबसेल को, N की वैल्यू 2 D सबसेल, N की वैल्यू 3 F सबसेल, G 4 सबसेल, H 5 H सबसेल। लेकिन अपने जो अभी तक यूज हो रहे हैं वो 3 तक ही यूज होते हैं, यानी L की वैल्यू अप टू 3 ही अभी तक हमारे लिए यूज हो रही है F के लिए, क्योंकि G और H अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखें, थर्ड जो क्वांटम नंबर है वो है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से भी शो करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन देता है इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एक्सिस। जो एक्सिस होते हैं उस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ओरिएंटेशन को ये बताता है। कैसे? जैसे सबसेल S है तो उसके लिए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 होंगे। सबसेल अगर P है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 3 होंगे। कैसे? ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? 2l+1 से। 2l+1, L क्या है यहां पर? एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि S की वैल्यू 0 होती है, S के लिए L की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो S के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। P में L की वैल्यू 2 होती है, सॉरी L की वैल्यू 1 होती है P के लिए, 1 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 3। D के लिए L की वैल्यू 2 होती है, L की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 5। F के लिए L की वैल्यू 3 होती है, 3 को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे आंसर आएगा 7। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बता रहा है कि S में ऑर्बिटल 1 होते हैं, P में ऑर्बिटल 3 होते हैं और D में ऑर्बिटल 5, S में ऑर्बिटल 7। यानी हम जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसकी हेल्प से नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो नंबर्स है वो m के लिए भी होते हैं कि जितने ऑर्बिटल होंगे m के नंबर्स उतने ही हो जाएंगे। जैसे d में 5 ऑर्बिटल है, मतलब 5m की वैल्यू होंगी 5, और ये m की वैल्यू क्या होती है? -L2 + L, -L2 + L। जैसे अगर D के लिए L की वैल्यू 3 है तो M क्या होंगे? -3 -2 0, सॉरी -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, इस तरह से। तो जितने L की वैल्यू होंगी उतने ही सबसेल के नंबर्स आते चले जाएंगे। चलिए देखें इसके बाद। अब लास्ट जो है ये क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में स्पिन के बारे में बताता है कि स्पिन 2 ही तरह का हो सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह से ये क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, +½ -½ केवल 2 ही तरह के। इसके बाद अगर हम इन क्वांटम नंबर की हेल्प से हम एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को सबसेल, सेल, ऑर्बिटल्स इन सब में फिल करना चाहें तो फिल कैसे करते हैं? उसके लिए एक रूल है और वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल ये क्या है? कुछ दो रूल्स का एक सम है। इसमें क्या है? कुछ रूल्स फॉलो होते हैं एटम को फिल करने के लिए। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम्स द ऑर्बिटल आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। लो एनर्जी, लोवेस्ट एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए चलना है। ग्राउंड स्टेट का मतलब अभी कोई चार्ज नहीं आया है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, एक शेल की अगर हम बात करें, शेल एक बहुत बड़ी यूनिट होती है, अगर उसमें हम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, फर्स्ट सेल की बात करें, तो फर्स्ट सेल में n की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं, यानी सेकंड सेल में आए तो 2 का स्क्वायर, यानी कि यहां हो जाएगा 8, यानी सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं
n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो वैल्यू आंसर आएगा ना 18, यानी थर्ड सेल में हम 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। इसी सीक्वेंस में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, 36 आगे आ जाएगा, 72 इस सीक्वेंस में चलता चला जाएगा। अब इसके लिए हमें एक रूल और फॉलो करना है और वो है हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसका मतलब क्या है कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग को लेकर है कि हम जब सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने लगते हैं तो हमें सबसे पहले अनपेयरिंग, जितने सब सेल हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होंगे 1 बाई 1। पेयरिंग तब होगी जब जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो फिल हो जाएं, एक सब सेल के ऑर्बिटल। जब एक सब सेल के सारे ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाएंगे देन पेयरिंग स्टार्ट होगी, यानी मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले आने चाहिए, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। यह है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करना है। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। अब 4s के बाद आप देखो सीधा 3d में आ रहा है, 3d, 4p, 5s, फिर 5s के बाद 4d, 5p, 6s, और देखो 6s के बाद नेक्स्ट जो चेंज आएगा सीधा 4f, 4f, 5d। ये इस सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। जैसे जैसे ये सब सेल फिल होते जाएंगे वैसे वैसे हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से फिल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट देखें इसके बाद पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउलीज का, और इसने ये बताता है कि एक एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन, एनी टू इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव सेम ऑल फोर क्वांटम नंबर, यानी एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें जो इनका ये कहें 4 क्वांटम नंबर एक सेम नहीं आने चाहिए। किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की 4 और चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होनी चाहिए। बस ये है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो 4 क्वांटम नंबर हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए पूरे एटम में। इसके बाद शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, शेप। अगर हम s ऑर्बिटल की s यहां पर हम शो नहीं करें क्योंकि s स्फेरिकल होता है, s स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, सिंपल ऑर्बिटल। हम बात कर रहे हैं जिनकी डायरेक्शंस होती हैं p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, p ऑर्बिटल डंबल शेप, और px, py, pz ये 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों एक्सिस पर होते हैं, px ऑर्बिटल पर, py और इस तरह से, ठीक है ना। और जिस एक्सिस पर, जिस एक्सिस या जिस प्लेन पर कोई इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटीज हैं, ये जो हमने पॉइंट्स बनाए इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी, ये जो प्लेन बनेगा इस, जैसे यहां पर पी वाई प्लेन है, पी वाई पी जेड, सॉरी इसमें वाई जेड प्लेन जो होगा इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस नहीं, इनको बोलते हैं नोडल प्लेन। जिस प्लेन में कोई चांस नहीं, नोडल प्लेन। तो हर एक पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन होगा। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो डी ऑर्बिटल होता है बाई डंबल शेप, बाई डंबल शेप, लेकिन इसमें एक स्पेशल ऑर्बिटल होता है डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर जो होते हैं इसको जो हम बोलते हैं, इसका शेप थोड़ा सा अलग होता है, डी इसका, डी वाले का इसका शेप थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना, बेबी शूटर इसको बोलते हैं शेप को, डी जेड स्क्वायर का। इसके अलावा अगर हम देखें तो टोटल नोड जो होते हैं, नोड जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं हो, नोड होते हैं n-1, एंगुलर नोड होते हैं स्मॉल l, यानी जो टोटल नोड होते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर -1, एंगुलर नोड होते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर के इक्वल, और रेडियल नोड होते हैं n-l-1, n-l-1, ये होते हैं रेडियल नोड। ये हम फॉर्मूले यूज कर सकते हैं
ऑर्बिटल्स के अंदर ये काम आते हैं, क्वेश्चन आते हैं यहां से। इसके बाद हम देख रहे हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब एनर्जी की बात करते हैं, ऑर्बिटल्स में एनर्जी। और ऑर्बिटल में एनर्जी अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में 1s की एनर्जी लोवेस्ट होगी। जैसे जैसे सेल इंक्रीज होता जा रहा है एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है, लेकिन एक सेल में जो सब सेल हैं उनकी एनर्जी सेम है। यानी जैसे थर्ड ऑर्बिट है या थर्ड सेल है, उसमें 3d 3p 3s तीनों की एनर्जी सेम होगी। ये हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के अलावा देखें तो हाइड्रोजन के अलावा जो एनर्जी है वो n+l रूल के अकॉर्डिंग होती है। जिसके लिए n+l रूल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन हाइड्रोजन के लिए फिक्स होती है एनर्जी, ठीक है ना। अदर एटम्स के लिए n+l रूल लगेगा कि जिसके लिए n+l की वैल्यू ज्यादा होगी वो हायर एनर्जी वाले होंगे, n+l रूल, ठीक है, हायर रूल ये इस तरह से। और अगर n+l की वैल्यू सेम आती है तो जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। जैसे यहां पर देखें, अगर हम ऑर्बिटल की एनर्जी की बात करते हैं और अगर मान लो एटॉमिक नंबर डिफरेंट डिफरेंट है तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर का सेम ऑर्बिटल उसकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है। कैसे? जैसे हमने कहा एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा वैसे वैसे उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल ले रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। हाइड्रोजन से जब लिथियम की तरफ जाएंगे या लिथियम से सोडियम की तरफ जाएंगे या सोडियम से पोटेशियम, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। एटॉमिक नंबर आप देख रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, और यहां पर दोनों इन सबकी सेकंड शेल की एनर्जी को कंपेयर कर रहे हैं। हमने क्या कहा? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर लोवेस्ट है, इसलिए इसके सेकंड ऑर्बिटल की एनर्जी मैक्सिमम होगी। लिथियम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसके सेकंड शेल की एनर्जी हाइड्रोजन से कम होगी। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं सेकंड शेल की एनर्जी सब में डिक्रीज होती जा रही है। इसीलिए हमने कहा एक सेम सब सेल के लिए एटॉम जो एनर्जी है वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये था एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया, और हमने इसमें ऑलमोस्ट सारे ही पॉइंट कवर कर लिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर इतने पॉइंट आपने कवर कर लिए, और एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है इससे एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोगों के 2 to 3 क्वेश्चंस बहुत इजीली करेक्ट हो जाएंगे। बहुत गौर से इसको आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।